स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। पुरोला विधायक ने सीएम को बताया कि मोरी विकास खंड के कई गांवों में अज्ञात बीमारी के चलते बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों की मौत हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भेड़ पालकों को आर्थिक सहयोग का अनुरोध भी किया। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए कानून से ड्राइवर आक्रोशित। हड़ताल से गढ़वाल में तेल की चरमराई व्यवस्था। हड़ताल बढ़ने से गढ़वाल में गहरा सकता है तेल का संकट। एचपी भारत गैस आईओसी के सभी चालक कर रहे हैं हड़ताल। तो नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसके खिलाफ जो है बस चालक, जो भी चालक है वो सभी हड़ताल कर रहे हैं। गढ़वाल में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसके चलते तेल व्यवस्था जो है चरमरा गई है। नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और एचपी भारत गैस आईओसी के चालक लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो हड़ताल बढ़ने से गढ़वाल में तेल का संकट गहरा सकता है और लगातार जो है कई जगहों से चालकों के हड़ताल की खबर सामने आती है और आती रही है और एक बार फिर से गढ़वाल से भी ये खबर सामने आ रही। तो देहरादून से बड़ी खबर आपके सामने साझा कर रहे हैं। नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और गढ़वाल में इसके चलते अब तेल की व्यवस्था चरमरा रही है। तो नए कानून को लेकर ड्राइवरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हड़ताल से गढ़वाल में तेल की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है और इसके चलते तेल का संकट जो है गहरा सकता है। बात करें तो एचपी भारत गैस आईओसी के चालक पर भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है और नए कानून से ड्राइवर काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया। अभय, ड्राइवर्स की हड़ताल देश भर में देखने को मिल रही, कई जगहों पर पेट्रोल पंप कर्मी भी इसके खिलाफ हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में इसका क्या कुछ असर देखने को मिला है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो गढ़वाल और कुमाऊं का पहाड़ी क्षेत्र इस समय कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रक चालकों की इस हड़ताल में सीधे तौर पर जो उत्तराखंड की जो लाइफलाइन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ट्रक और टैक्सी चालकों की इस हड़ताल से ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक सेवाएं वो तो अभी निर्विवाद रूप से चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में उस सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है। जो लोग हैं इस समय जो यात्रा करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा यात्री इस समय परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो रोडवेज की बसें चल पा रही है, ना टैक्सियाँ यहाँ पर चल पा रही है, ना ये कह सकते हैं कि ट्रक चालकों को वजह से जो दूसरा सामान दूसरी जगहों पर जो पहुँचना था वो वहाँ पर पहुँच पा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से अभी इस हड़ताल का असर यहाँ पर दिखने लगा है और ट्रक चालकों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है वो उनकी तरफ से इस प्रकार से हड़ताल को समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर ये आंदोलन अगर लंबा चलता है तो फिर ट्रक चालकों की तरफ से अपना व्यवसाय ही बदलने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर स्टीयरिंग छोड़कर कोई दूसरा काम उनकी तरफ से तलाश करना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो संकट है वो और बड़ा यहाँ पर गहराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ट्रक चालकों की इस हड़ताल से जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, यानी जो उद्योग का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी, इसकी वजह से जो है तेल पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और किन किन सुविधाओं पर इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर गढ़वाल और कुमाऊं की अगर हम बात करते हैं तो जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से ना तो गैस की आपूर्ति इस समय हो पा रही है, जो तेल के जो टैंकर वहाँ पर पहुँचने थे पेट्रोल पंप के लिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो दूसरी जो सेवाएं यानी आवश्यक जो सेवाओं के जो बड़े ट्रक्स वहाँ पर चलाया करते थे जिसमें कच्चा माल वहाँ पर आया करता था वो वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। सब्जियाँ या दूध के जो ट्रक्स चलाया करते थे वो तय समय पर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रक चालकों की इस हड़ताल के चलते उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है रोडवेज वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोडवेज की बसों को चलने से मना कर दिया गया।
जो ट्रक चालक है उन्होंने साफ तौर पर रोडवेज की बसों पर इस तरीके से चलाने के लिए सीधे तौर पर कहा है कि अगर वो यहाँ पर चलेंगे तो उनकी जो सुरक्षा उस सुरक्षा के साथ वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर रोडवेज के जो ड्राइवर्स है उन्होंने भी गाड़ी चलाने से यहाँ पर मना कर दिया गया है। अब सरकार अलर्ट मोड पर इसलिए भी कही जा सकती है कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तलाशने में यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर टैक्सी और रोड ट्रक के साथ साथ अगर रोडवेज की बसें भी नहीं चलेंगी तो फिर यात्रियों को कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम यहाँ पर करेगा। जो आवश्यक सेवाएं हैं उन आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति कैसे यहाँ पर की जा सकती है। तो लगातार प्रयास यही है कि वार्ता के जरिए एक समाधान निकालने का प्रयास यहाँ पर हो, लेकिन जिस प्रकार से ट्रक चालकों ने यहाँ पर अपनी बात कही है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं करती है, क्योंकि ये उनके साथ भेदभावपूर्ण का जो रवैया है कि केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है, जब तक ये रवैया ठीक नहीं हो पाता है तो उनकी तरफ से इसी प्रकार से हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। जी अभय, गढ़वाल के अलावा और प्रदेश के और किन किन जगहों से ये हड़ताल की जानकारी सामने आई है? उत्तराखंड का इस समय जो समूचा जो क्षेत्र है वो इस समय इस हड़ताल से प्रभावित नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं, चाहे आपकी गैस के हो, तेल की हो, या फिर दूसरे जो सब्जीज के जो ट्रक्स वहां पर आते थे, सामान के जो ट्रक आते थे वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर जो इंडस्ट्री का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कच्चे माल के जो ट्रक्स या जो सप्लाई से जो होना था वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि बड़े ट्रक सभी तौर पर इस समय हड़ताल के फेवर में यहाँ पर हैं, वो गाड़ी चलाते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा जो लाइफ लाइन है, यानी उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जाने वाली जो रोडवेज की जो बसें हैं या उत्तराखंड से दूसरे देश के दूसरे राज्यों में जो जाने वाली जो रोडवेज की बसें वो यहाँ पर चलती हुई नजर नहीं आ पा रही है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का डर यहाँ पर सताने लगा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन का जो कानून इस समय लाया गया है, जिसमें कई तरीके के प्रावधान यहाँ पर किए गए, उसको लेकर ड्राइवर इस समय असमंजस की स्थिति में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका जो आक्रोश है वो आक्रोश और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो रोटी है वो प्रभावित होनी शुरू होगी। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस कानून को लेकर कोई दूसरा निर्णय यहाँ पर नहीं लेती है तो फिर उत्तराखंड का जो समूचा जो क्षेत्र है वो इस हड़ताल से और प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। जी अभय, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए कानून का वाहन चालकों की तरफ से तेजी से इसका विरोध किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी ड्राइवरों के इस हड़ताल का असर दिखने लगा है। निजी क्षेत्र के साथ साथ आगजनी क्षेत्र में चलने वाली सेवाओं पर भी इस हड़ताल का असर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में वाहन चालक के साथ अब वाहन स्वामियों के द्वारा भी इस नए कानून का विरोध किया जाने लगा है और इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में भी हिट एंड रन कानून का जो विरोध था उसका असर यहाँ पर दिखने लगा है। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में हजारों वाहन चालकों ने एक स्ट्राइक यहाँ पर कर दी है। गाड़ियों के जो पहिए हैं पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर का आप नज़ारा दे सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वाहन स्वामी थे वो अपने जो चालक थे वो गाड़ियों से उतर कर बाहर आ चुके हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी है। पूरा असर यहाँ पर दिखने लगा है, यानी जो रोजमर्रा के जो काम होने थे, जिन गाड़ियों से सामान यहाँ पर आना था, माल यहाँ पर आना था, वो इस समय नहीं पहुँच पा रहा। असर पूरी तरीके से दिखने लगा, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या सब्जी मंडी का क्षेत्र हो या फिर दूसरे जो आवश्यक सेवाओं के जो वाहन थे वो भी यहाँ पर पूर्ण रूप से अभी समय बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के पहिए जाम हो चुके हैं। वाहन जो चालक हैं उनके सीधे तौर पर मांग यही है कि जो कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया ये कानून उनके हित का नहीं है, उनके विरोध में कानून है और इस प्रकार से उनके साथ एक अन्याय करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जब तक ये मांग उनकी पूरी नहीं हो जाती, यानी जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता है, उनका जो विरोध है वो इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा। चाहे दिन कितने भी गुजर जाए वो इस तरीके से गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं इस कानून के तहत में। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर ये आंदोलन और लंबा यहाँ पर चलता है तो फिर आने वाले दिनों में जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगे, जो व्यवस्थाएं होंगी चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो यहाँ पर ठप पड़ती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नथुरा साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और देहरादून परिवहन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ की बातचीत, अनुबंधित बसों का संचालन बढ़ाने के दिए निर्देश। हड़ताल की दिशा में उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। तो परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है, हड़ताल को लेकर बातचीत की है। देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। अनुबंधित बसों का संचालन करने को लेकर बातचीत की गई है। परिवहन सचिव अधिकारियों के साथ बातचीत की है और अनुबंधित बसों के संचालन बढ़ा देने के आदेश इस दौरान दिए गए हैं।
तो परिवहन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है और परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर बातचीत की है, जिसमें अनुबंधित बसों के संचालन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। हड़ताल की दिशा में उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अभय कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, इस हड़ताल से निपटने के लिए क्या कुछ कदम शासन की तरफ से उठाए गए हैं? दीपक, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार अब इस हड़ताल को देखते हुए अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस समय माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है, जो ट्रकों के और टैक्सियों के जो पहिए जाम हैं, तो ऐसे में लोगों को आवागमन में किसी प्रकार से असुविधा का सामना ना करना पड़े, उनके लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सके, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। परिवहन सचिव की तरफ से विभागीय अधिकारियों को इस वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। और आज ये कह सकते हैं कि जो विभागीय जो अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं, वो कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जनता की जो परेशानी है वो आगे ना बढ़ सके। क्योंकि एक दिन में ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी से हड़ताल शुरू हुई थी और एक दिन में ही इसका व्यापक असर सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि लोगों को टैक्सियों या रोडवेजों की बसों से जो जाने का जो सफर था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। और उत्तराखंड के भीतर कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटी है कि लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि यह हड़ताल मुसीबत का सबक यहाँ पर बनती नजर आई है, क्योंकि राज्य से जो लोग दूसरे राज्यों में जाना चाहते थे, देहरादून से या दूसरे शहरों से, वहाँ पर बसें नहीं चल पाई। टैक्सियों से जो उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जो लोग जाना चाहते थे, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो जाना चाहते थे, वो लोग अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाए। उन लोगों को ये कह सकते हैं कि मनमाने दाम पर दूसरी गाड़ियों को हायर यहाँ पर करना पड़ा था। तो ऐसे में जनता की जो परेशानी है, उस परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है। जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखना यही होगा कि परिवहन विभाग किस रूप में आगे काम करता है, और जो अनुबंधित जो बसें हैं जिनका संचालन कराने की बात परिवहन विभाग की तरफ से कही गई है, उनको सुरक्षा को देखते हुए किस प्रकार से एहतियात बरतते हैं या फिर आगे जो संचालन की जो स्थिति होगी वो बरकरार रखने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि जो रोडवेज की जो अनुबंधित जो बसें हैं उनका संचालन बढ़ाने की कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि जो रोडवेज की बसें यहाँ से देहरादून या दूसरे शहरों से जो दूसरे गंतव्य के लिए निकली थी, उन्हें रास्ते में ट्रक चालकों की तरफ से आए हड़ताल में जो लोग चालक जो कूदे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से उन बसों को नुकसान पहुंचाने की बात यहां पर कही गई थी। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए भी जो ड्राइवर हैं या जो रोडवेज बसों के जो चालक हैं, वो गाड़ी चलाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार अलर्ट मोड पर है। परिवहन विभाग को योजना बनाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है कि कार्य योजना बनाई जाए, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था भी हो और जनता की इन परेशानियों का हल भी निकल सके। जी, परिवहन सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें संचालन को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोडवेज की जो बस है, रोडवेज की बसों के साथ साथ जो परिवहन विभाग की तरफ से जो अनुबंधित जो दूसरी बसें हैं, चाहे अब जेनरल की जो बसें हैं जिनका संचालन अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ही किया जा रहा था, या स्मार्ट सिटी की जो बसें हैं जिनका संचालन सिर्फ कुछ ही रूटों पर किया जा रहा था, उन रूटों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी उन बसों के जो फेयर है, उन फेरों को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से जनता की समस्या का हल यहाँ पर निकल सके। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उस वैकल्पिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश विभाग के स्तर पर की जा रही है। वार्ताओं का दौर जारी है। ऐसे में हल क्या कुछ निकल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के इस नए कानून का जो विरोध हो रहा है, उस विरोध का असर उत्तराखंड के सार्वजनिक क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा, निजी क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा है। अभी फिलहाल राहत की बात ये कही जा सकती है कि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो इस समय संचालित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आंदोलन लंबा चलता है तो फिर जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उनके पहिए भी जाम होते हुए नजर आएंगे। जी, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में यातायात शामिल है, और वैसे जो लोग हैं, जो जनता है, आम जनता, उन पर कैसा असर देखने को मिल रहा है इसका?
तो देखिए मैदानी क्षेत्रों पे उस असर को इस रूप में समझा जा सकता है कि वैकल्पिक माध्यम बहुत सारे यहाँ पर उनके पास होते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो वैकल्पिक जो साधन है वो सिर्फ सीमित मात्रा में कहे जा सकते हैं। ऐसे में रोडवेज की बसें जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाती है वो संचालित नहीं हो पा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो दूसरे आवागमन के जो साधन होते हैं जिसमें टैक्सी मैक्सी सबसे बड़ा साधन होता है वो इस समय संचालित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में तो इस समय जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कोशिश विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से यही की जा रही है कि जनता की समस्याओं का हल निकाला जा सके। वैकल्पिक व्यवस्था क्या कुछ परिवहन विभाग यहाँ पर करता है ये आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन अभी कार्य योजना बनाने में विभाग जुटा हुआ नजर आ रहा है। जो कर्मचारी जो संगठन है रोडवेज के, उनके साथ बातचीत यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से उन्हें मना दिया जाए और जो संचालन इस समय ठप पड़ा हुआ है उस संचालन को विधिवत रूप से शुरू किया जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो कुछ घंटे होंगे ये बड़े महत्वपूर्ण परिवहन विभाग के लिए भी होंगे, सरकार के लिए भी होंगे, क्योंकि हड़ताल का असर दिखने लगा है। ऐसे में अगर समुचित व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी तो आम जनता का जो आक्रोश होगा वो सरकार के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टी इसे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति बताते हुए गंभीर आरोप लगा रही है, जिसकी चिंगारी अब उत्तराखंड में भी चल चुकी है। तो वहीं बीजेपी से निजी एजेंडा ना बताते हुए देश की जनता से किए हुए वादे को पूरा करने की बात कह रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता को ध्रुवीकरण करने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राम मंदिर के निर्माण में खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री को लोकार्पण से विपक्ष को चिंता न लेने की सलाह दी है। भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा रहा है कि जब देश में और प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो उस समय वो ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार करने का काम करते हैं। सरकार के पास ये कहने के लिए नहीं है कि 5 वर्षों में केंद्र की सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, इसलिए आज फिर से ध्रुवीकरण के रास्ते पर जो है सरकार चल रही है और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए सुखद नहीं है। कहीं ना कहीं ये भाजपा के एजेंडे का था तो और इस समय इन्होंने विरोध किया था, तो अब आज ये इसको निजी एजेंडा बोलते हुए इनको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लेकिन वो कोई निजी एजेंडा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मैं समझता हूं विपक्ष को किस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। बढ़ते आगे, देहरादून में 8-9 दिसंबर को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह एमडीडीए ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने की प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहरवासियों के द्वारा खूब सराहा भी जा रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया कि शहर के 80 किलोमीटर और मार्गों पर सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नव वर्ष में प्राधिकरण का लक्ष्य है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा सौंदर्यीकरण एवं विकास के कार्य किए जाएं। G20 में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण काम किया उसकी काफ़ी जन सामान्य के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई। तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था, उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए। तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में और विकास नगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे। वहीं मंगलौर बंद मार्ग पर आज सुबह ही प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बेटे की कार देवबंद की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी। वहीं तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से टकरा गई, जिस कारण बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी फैक्ट्री में आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलोर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलोर, 2 गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर
एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई जो आग जो कंट्रोल में है। आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा। ऐसा कोई नहीं है, जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही जो पता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली, फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद में उसके सारे में आग लग गई। एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय, तो जब ये खंबा गिरा, एक्सीडेंट हुआ, रात का समय था, तो बिजली कट होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस भी आई, आने के बाद में सब चले गए। उसके बाद में जब लाइट छोड़ी गई तो उसके बाद में जैसे बताया, यहाँ जो थे गार्ड था, लेबर वाले थे, तो उसके बाद जब लाइट आई तो अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट होकर सारे में आग लगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर बात की जाए तो सुबह की ये घटना बताई जा रही है यार, जो मंगलौर क्षेत्र है उसमें प्लास्टिक बैग की जो ये कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसमें जो भीषण आग लगी थी सुबह 7 बजे, ऐसा बताया जा रहा है। सुबह 7 बजे सूचना मिली थी, जो दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग इतनी भीषण थी कि कई क्षेत्रों से जो दमकल की गाड़ियाँ इसमें बुलाई गई, करीब दर्जन भर गाड़ियाँ इसमें बुलाई गई और इसको करीब घंटों की मशक्क़त के बाद इसे बुझाया गया। वहीं अगर आग वजह की आग जलने की जो घटना है उसकी जो जांच की जा रही है कि क्या वजह रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसने जो आरोप लगाए हैं, उसका कहना है कि देर रात यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण जो खंबा है वो गिर गया था और जिससे जो फैक्ट्री की बिजली है वो चली गई थी। और जिसके बाद अगर अगले दिन की बात की जाए, जब दोबारा से वो बिजली खोली गई, लाइट खोली गई, तो शॉर्ट सर्किट के कारण जो पूरे फैक्ट्री में आग लगी। तो जो कहा जा सकता है जो मालिक है फैक्ट्री का, उसका कहना है कि उनने जो आरोप लगाए हैं उसने एक्सीडेंट पर लगाए हैं जो देर रात हुआ और जो इसे एक राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। अगर बात की जाए जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो देशराज कंडवाल जो पूर्व विधायक है जबरेड़ा के और भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन पर उनके बेटे पर ये आरोप, उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी के कारण जो फैक्ट्री में ये आग लगी है। फिलहाल जो कहा जा सकता है कि जो विभाग के हैं, जल अग्नि विभाग के जो जितने भी लोग हैं फिलहाल जांच कर रहे हैं कि मुख्य वजह क्या है। लेकिन जो फैक्ट्री स्वामी के आरोप है कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगता है कि अब जो शक की सुई है वो देशवाल जो कंडवाल है पूर्व विधायक, उन पर भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो आग पे काबू पाया जा चुका है और फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं वहां से रवाना हो चुकी है और जो अग्नि विभाग है वो इसकी जांच कर रहा है कि मुख्य वजह क्या है। जी, इस मामले में क्या कोई नुकसान भी हुआ है? देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो प्लास्टिक का जितना भी सामान था करीब लाखों रुपए का ये सामान बताया जा रहा है। जो मालिक है उसका कहना है कि 8 से जो 70 लाख है उसका सामान जल के राख हो चुका है। और वहीं अगर जनहानि की बात की जाए तो इसमें कोई फिलहाल अभी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग में पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जी, देशराज कर्णवाल के बेटे की बात करें तो एक्सीडेंट में वो सही सलामत है या फिर वो भी घायल हुए हैं? देखिए, अगर देर रात एक्सीडेंट की बात की जाए तो उसमें उन्हें अत्यधिक गंभीर चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत गंभीर चोट आई है और उनका इलाज निजी अस्पताल में चला था रुड़की के और उसके बाद वो सुरक्षित अभी घर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो चालक जो फैक्ट्री स्वामी है उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उसके बाद माना जा सकता है कि उनसे भी थोड़ी बहुत पूछताछ हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और नए साल के साथ ही अब एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सबसे पहले देहरादून के मैक्स अस्पताल में एक मामला सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं एक 72 साल की महिला मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की पहचान के लिए दोनों संक्रमित मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। जब केस पॉजिटिव आते हैं कोविड के लिए, उसके बाद उसकी फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग को उत्तराखंड में हम लोग की लैब है जिसमें किया जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगता है कि कौन सा वेरिएंट है। एक्चुअली वेरिएंट से कोई ट्रीटमेंट पर फ़र्क हम लोग को नहीं पड़ता है, तो एज ए क्लिनिशियन हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन हाँ इसको एपिडेमियोलॉजिकली जानने के लिए वो थोड़ा समय लगने वाला है। अभी केसेज आ रहे हैं बाकी स्टेट्स में, उसमें कोई नया सिम्टम इस तरीके का नहीं है, वही पुराने सिम्टम जैसे बुखार होना, खांसी होना
गला खराब होना या जुकाम का होना, यही सब सिम्टम्स हैं। और ना ही कुछ ऐसा मिला है अभी तक इस वायरस में कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है या बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।